बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? The topic which we were discussing in the last class, that was ijara. Your lecturer is same, Dr. Sayyid Zulfikar Ali Shah. Before going towards today's lecture, let's have a glimpse over the last lecture, that what we discussed in the last lecture and what was remaining, which is to be discussed in today's lecture. So in the last lecture we started ijara. First of all, we had an introduction about ijara, that what ijara is, इजारा को डिफ़ाइन कैसे करते हैं इस्लाम में, इजारा की हैसियत क्या है, लीजिंग क्या है, एंड वी डिस्कस्ड अ लॉट एज फार एज द बेसिक और बैकग्राउंड ऑफ द इजारा इज कंसर्न. देन वी मूव टूवर्ड्स एसेंशियल्स ऑफ इजारा कॉन्ट्रैक्ट्स. इजारा कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत एसेंशियल हैं, वी डिस्कस्ड वन बाय वन. देन वी डिस्कस्ड जनरल ज्यूरिस्टिक रूल्स ऑफ इजारा. इसको हमने शुरू किया था और इसमें 3 जनरल ज्यूरिस्टिक रूल्स वी डिस्कस्ड, जिसमें सबसे पहला था एग्जीक्यूशन ऑफ एन इजारा कॉन्ट्रैक्ट. फिर हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट के ऊपर बात की थी. देन वी डिस्कस सब लीज बाय द लेसी, और इसके अंदर वी डिस्कस सर्टन एग्जांपल्स, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें वैलिड होती हैं, कैसे सारे काम होने चाहिए, वी डिस्कस्ड इन वेरी मच डिटेल. आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम जनरल ज्यूरिस्टिक रूल्स ऑफ इजारा को ही ख़त्म करेंगे. उसमें कौन कौन से फर्दर चीज़ें हैं उनको विल डिस्कस इन डिटेल. देन विल मूव टूवर्ड्स मॉडर्न यूज़ ऑफ इजारा. इजारा का मॉडर्न यूज़ क्या है. देन विल डिस्कस इस्लामिक बैंक्स इजारा मुंतहैया बी तमलीक. देन विल डिस्कस समरी ऑफ गाइडलाइंस फॉर इस्लामिक बैंकर्स ऑन इजारा. तो बात शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जनरल ज्यूरिस्टिक रूल्स ऑफ इजारा विच वर लेफ्ट इन द लास्ट क्लास. सिक्योरिटी और गारंटी इन इजारा, इसके बारे में शरिया क्या कहती है. As इजारा creates a debt in the form of payable rental. चूंकि इजारा लोन क्रिएट करता है एक फॉर्म ऑफ रेंटल पेबल की सूरत में, द लेसर कैन डिमांड सिक्योरिटी एंड और अ गारंटी फ्रॉम द लेसी. तो जो लेसर है या जो रेंट पे दे रहा है वो डिमांड कर सकता है सिक्योरिटी या गारंटी लेसी की तरफ से. Taking security is also permissible for the reason that the leased asset is handed over to the lessee as a trustee and he is required to protect the asset in his fiduciary capacity. Security का लेना इसलिए भी इजाज़त है, इस वजह से भी इजाज़त है कि जो लीज्ड एसेट होता है वो लेसी को दिया जाता है इमानतन, और उसको हिफाजत करना एसेट की उसकी फिड्यूशरी कैपेसिटी के अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. He can be held liable for any damage to the asset if it is proved that damage has occurred due to any negligence of his part. उसको लायबल करार दिया जा सकता है किसी भी डैमेज की सूरत में अगर ये बात प्रूव हो जाए कि वो डैमेज उसकी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ. In case of such loss or defaults in payment of rental by the lessee, the lessor can recover the actual loss excluding the cost of funds or opportunity cost in modern terminology. ऐसी सिचुएशन में लेसर एक्चुअल लॉस रिकवर कर सकता है जिसमें से कॉस्ट ऑफ फंड या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शामिल नहीं होती, जो कि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आज के दौर का फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. या सिक्योरिटी में से वो अपने लॉसेस को रिकवर करेगा लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिकवर नहीं कर सकता. एनी अमाउंट टेकन एज इनकम ओवर एंड अबव द ड्यू रेंट वुड बी रिबा. कोई भी अमाउंट जो रिकवर की जाएगी उससे ज़्यादा जो कि ड्यू है रेंट की फॉर्म के अंदर, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज रिबा. तो सिक्योरिटी और गारंटी इन इजारा से मुराद क्या हुई कि जो लेसर है वो सिक्योरिटी या गारंटी डिमांड कर सकता है, जिसकी रीज़न क्या है कि लेसी को जब कोई चीज़ इस्तेमाल करने के लिए दी जाती है तो वो एज ए इमानतन दी जाती है, और ऑफ कोर्स उसकी हिफाजत करना उसकी जिम्मेदारी है. तो सिक्योरिटी इसलिए भी उसे डिमांड कर ली जाती है कि अगर उसको कोई नुकसान पहुंचता है जिसमें उसकी अपनी नेग्लिजेंस प्रूव हो जाती है तो वो नुकसान वुड बी रिकवर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी, लेकिन उस सिक्योरिटी में से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो रिकवर नहीं की जा सकती. तो नेक्स्ट इज लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज. There is no liability on a lessee or employee except when it is established that he has transgressed or willfully wasted or damaged the property. लेसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती until and unless ये एस्टैब्लिश हो जाए कि जो भी वेस्ट या डैमेज हुआ वो इंटेंशनली हुआ, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ.
In such cases, he is liable to compensate the lessor for harm to the leased asset caused by misuse or negligence. ऐसे केसेस के अंदर उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कॉम्पनसेट करे लेसर को उस हद तक जिस हद तक उसने मिस यूज और नेग्लिजेंस किया, और टू रिप्लेस द प्रॉपर्टी, या फिर प्रॉपर्टी को रिप्लेस करके दे उन्हें. ऑल लायबिलिटीज इमर्जिंग फ्रॉम द ओनरशिप शैल बी बोर्न बाय द लेसर. जितनी भी लायबिलिटीज इमर्ज होती हैं उसकी ओनरशिप से वो ऑफ कोर्स वो सारी की सारी लेसर ही बॉर्न करेगा, चूंकि लेसर इज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट. बट द लायबिलिटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी बॉर्न बाय द लेसी. लेकिन वो लायबिलिटीज जो इसके इस्तेमाल से रेलिवेंट हैं वो सारी की सारी लेसी बॉर्न करेगा. फॉर एग्जाम्पल, in the case of lease of a house, the taxes relating to the property shall be the responsibility of the owner of the house. मिसाल के तौर पर जब हम कोई घर लीज करते हैं तो घर की सूरत में जो प्रॉपर्टी टैक्स कोई अगर आ जाता है तो वो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. while the water tax, electricity bills and all expenses referable to use of the house shall be borne by the lessee. इसके अलावा जितने भी यूजेबल एक्सपेंसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, वाटर टैक्स आ जाता है, या कोई और खर्चे जो कि घर से रेलिवेंट हैं, उसके इस्तेमाल से रेलिवेंट हैं, वो लेसी बॉर्न करेगा. Contemporary Sharia experts and Islamic banks, Sharia boards, link the responsibility of the owner to bear expenses on the asset on which the continued performance and usufruct of the asset is customarily understood with the free agreement of the parties. जो दौरे हाजिर के शरिया एक्सपर्ट्स हैं और इस्लामिक बैंक्स शरिया बोर्ड्स हैं, वो लिंक करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर को कि वो एक्सपेंसेस बियर करेगा एसेट के ऊपर जो कि कॉन्टिन्यूड परफॉर्मेंस से लिंक्ड है और उसके यूज से लिंक्ड है, और कस्टमरली जिसको समझा जाता है कि वो फ्री एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज के साथ डिसाइड होते हैं. दैट इज इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी एक्सपेंसेस कुड बी बॉर्न बाय द लेसी. कि अगर एग्रीमेंट के केस के अंदर कोई कॉन्ट्ररी एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो वो फिर लेसी ही बॉर्न करेगा. द लीज प्रॉपर्टी शैल रिमेन इन द रिस्क ऑफ द लेसर throughout the lease period, in the sense that any harm or loss caused by factors beyond the control of the lessee shall be borne by the lessor. तो जो लीज प्रॉपर्टी है उसका रिस्क लेसर तक ही रहेगा लीज पीरियड के दौरान, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसा फैक्टर्स की वजह से लॉस जनरेट होता है जो उसके कंट्रोल से बाहर थे, लेसी के कंट्रोल से, तो उसको लेसर ही बॉर्न करेगा. However, as discussed earlier, the lessee is liable to compensate the lessor for harm to the leased asset caused by any misuse or negligence on his part. लेकिन जैसे पहले भी बताया कि लेसी उन तमाम चीज़ों के बारे में कॉम्पनसेट करेगा या उसकी जिम्मेदारी होगी जहां पर लीज्ड एसेट जो है वो उसको कोई नुकसान पहुंचता है उसके मिसयूज की वजह से या नेग्लिजेंस की वजह से. अब प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन्ड बाय 2 or more people can be leased out, in which case they shall be responsible for its risk and the rental shall be distributed between them according to the proportion of their respective shares in the property. एक प्रॉपर्टी जो कि जॉइंटली ओन होती है उसको भी लीज आउट किया जा सकता है इस सूरत हाल के साथ, इस कंडीशन के साथ कि उसका रिस्क भी वो इक्वली शेयर करेंगे और उसमें जो रेंट आएगा वो भी वो अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के मुताबिक एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे. तो लायबिलिटीज के केस में क्या समझ आया कि वो तमाम चीज़ें जो कि यूज से रिलेटेड हैं वो तो लेसी बॉर्न करेगा, लेकिन जो ओनरशिप से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी लेसर बॉर्न करेगा. और अगर कोई डैमेज कॉज होता है लेसी की सेल्फ नेग्लिजेंस की वजह से तो वो लेसी ही उसको बेयर करेगा, और अगर वो उसके कंट्रोल से बाहर कोई नुकसान या हार्म हो जाता है तो वो ऑफ कोर्स ओनरशिप से रेलेवेंट एक्सपेंस है तो वो फिर लेसर बॉर्न करेगा. अगर कोई चीज़ जॉइंटली ओन हो रही है तो उसका रेंट भी इक्वली शेयर होगा और उसका रिस्क भी इक्वली शेयर होगा. नेक्स्ट इज टर्मिनेशन और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लीकेशंस. कैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है या उसको बदला जा सकता है और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी. इजारा इज बेसिकली अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. इजारा अपनी फंडामेंटल हैसियत के हिसाब से एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, मीनिंग दैट वंस एग्जीक्यूटेड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड यूनिलेटरली. जिसका मतलब है कि एक दफा अगर ये एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर किसी एक बंदे के थ्रू ये रिवोक नहीं हो सकता. यूनिलेटरल एंड अनकंडीशनल ऑप्शन टू टर्मिनेट अ लीज बाय एनी ऑफ द पार्टीज इज कॉन्ट्ररी टू द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड एक्विटी. एक बंदे की तरफ से या कोई अनकंडीशनल ऑप्शन दे देना इसको टर्मिनेट करने के लिए लीज को किसी भी पार्टी को, वो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस और एक्विटी के अगेंस्ट है एंड देयरफॉर अन इस्लामिक, इसलिए ये अन इस्लामिक भी हैं.
However, both parties can amend or terminate the contract with mutual consent. लेकिन दोनों पार्टीज उसको अमेंड भी कर सकती हैं, टर्मिनेट भी कर सकती हैं अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट शामिल हो तो. If the leased asset is damaged to the extent that it is no more able to give usufruct, अगर कोई लीज्ड एसेट डैमेज हो जाता है इस हद तक कि उसको मजीद इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा इज टर्मिनेटेड, तो जो इजारा का कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा. सिमिलरली, इन द केस ऑफ एन impediment to achieving the normally expected objective of the contract, the lessee can terminate the contract. इसी तरीके से अगर कोई नॉर्मली एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा नहीं होता तो फिर भी लेसी उसको टर्मिनेट कर सकता है. इन दिस सिचुएशन द पार्टीज मे एडजस्ट द रेंटल टू अवॉइड इनजस्टिस टू द लेसी. इस केस में पार्टीज रेंटल्स को एडजस्ट करती हैं इनजस्टिस को अवॉइड करने के लिए, कीपिंग इन माइंड द पार्शियल डैमेज टू द एसेट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ बेनिफिशियल यूज. उसका पार्शियल डैमेज कितना हुआ और उसके साथ कितनी इसकी बेनिफिशियल यूज की पॉसिबिलिटी है उसको जहन में रखते हुए. If an unidentified unit of asset is leased, ijara mausufa bil zimma, the contract will not terminate and the lessor will be required to replace if with another asset of the agreed specifications. अगर एक अनआइडेंटिफाइड यूनिट जो है किसी एसेट का वो लीज किया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा जब तक और लेसर जो है उसको रिप्लेस करने की जरूरत होगी दूसरे एसेट के साथ उसकी एग्रीड स्पेसिफिकेशंस के ऊपर. इफ द लेसी स्टॉप्स यूजिंग द एसेट विदाउट द लेसर्स कॉन्सेंट, एक्रूअल ऑफ द रेंटल विल कंटिन्यू. अगर लेसी एसेट का इस्तेमाल बंद कर देता है लेसर की कॉन्सेंट के बगैर तो जो रेंट के एक्रूअल हैं वो कंटिन्यू रहेंगे. इसका मतलब रेंट कंटिन्यू रहेगा वेदर ही इज यूजिंग और नॉट विदाउट गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द लेसर. If the asset is sold to the lessee, अगर एसेट लेसी को बेच दिया जाता है, the इजारा contract is terminated due to the transfer of ownership to him. तो इजारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई लेसी को. If the asset is sold to any third party, अगर एसेट किसी तीसरी पार्टी को बेच दिया जाता है, the contract does not terminate and the rights and obligations transfer to the purchaser of the asset. और जो राइट्स एंड रिस्क जो हैं वो ऑफ कोर्स ट्रांसफर हो जाते हैं नए परचेजर की तरफ. द लेसीज कॉन्सेंट इज नॉट नेसेसरी इफ द लेसर वांट्स टू सेल द लीज्ड एसेट. लेसी की कॉन्सेंट की जरूरत नहीं है अगर लेसर अपने लीज एसेट को बेचना चाहे टू एनी थर्ड पार्टी. इफ द परचेजर इज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द लीज कॉन्ट्रैक्ट, अगर परचेजर को लीज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं बताया जाता, ही कैन टर्मिनेट द सेल कॉन्ट्रैक्ट, तो वो सेल कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है. If he knows of it and consents to it, he takes the place of the previous owner. अगर वो इसको जानता है और इसकी इजाजत भी दे देता है तो फिर वो प्रीवियस ओनर की जगह इख्तियार कर लेगा. The traditional jurists differed regarding the termination of lease due to death of any of the parties. जो ट्रेडिशनल jurists हैं उनकी राय जरा एक दूसरे से मुख्तलिफ है कि अगर किसी पार्टीज में से किसी बंदे की डेथ हो जाए तो उसकी लीज की टर्मिनेशन क्या होगी. दैट इज द लेसर और द लेसी, लेसर या लेसी दोनों में से किसी एक की. बट कंटेम्प्रेरी जूरिस्ट हैव कम टू द कंक्लूजन दैट एन इजारा कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट टर्मिनेटेड विद द डेथ ऑफ ईदर पार्टी. लेकिन जो दौरे हाजिर के जूरिस्ट हैं वो इस कंक्लूजन पे हैं कि अगर दोनों पार्टीज में से किसी की डेथ हो जाती है तो इजारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होता. However, the heirs of the lessee can terminate if they feel that the contract has become too onerous for their resources to pay the rental. लेकिन जो वरसा हैं लेसी के वो इसको टर्मिनेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को अगर वो ये बात सोच लेते हैं कि उनके रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं हैं रेंटल्स को फुलफिल करने के लिए. The lessor is allowed to provide in the lease contract that he'll have a right to terminate the lease if the lessee contravenes any term of the lease agreement. लेसर को इजाजत होती है कि वो लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दे कि वो he will have a right to terminate the lease if the lease contravenes any term of the lease agreement. कि उसके पास राइट होगा लीज को टर्मिनेट करने का अगर लीज किसी भी एक डिसाइडेड बात से डेविएट करती है. In that case, the lessee would be obliged to pay the due rent and not the rent of the remaining period.
ऐसी सिचुएशन में जितना रेंट एक्रू हो गया, लेसी वो रेंट पे करने के लिए ऑब्लाइज होगा, लेकिन जो रेंट अभी ड्यू नहीं हुआ वो उसकी जिम्मेदारी में शामिल नहीं होगा. In conventional leases, it is generally provided in the agreement that in the case of termination of the lease, कन्वेंशनल लीजेस के अंदर ये एग्रीमेंट के अंदर नॉर्मली दिया जाता है, अगर लीज टर्मिनेट होती है, इवन एट द ऑप्शन ऑफ द लेसर, लेसर के ऑप्शन पर भी द लेसी वुड पे फुल और अ पार्ट ऑफ द रेंट ऑफ द रिमेनिंग पीरियड. तो लेसर या तो फुल अमाउंट पे करेगा या फिर जो रिमेनिंग पीरियड है उसकी कुछ अमाउंट पे ऑफ करेगा. The basic reason for inserting such condition is that the main concept behind the agreement is to give an interest-bearing loan under the cover of lease. इसकी जो बेसिक रीजन है वो ये है कि जो रेंट उनसे लिया जाए या उनको जो लीज एग्रीमेंट किया जा रहा है वो एक इंटरेस्ट बेयरिंग लोन की शक्ल इख्तियार कर ले, लेकिन उसके ऊपर अम्ब्रेला जो है वो लीज की हो. दिस कंडीशन इज ऑब्वियसली अगेंस्ट द शरिया एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस. ये कंडीशन जो है ये ऑफ कोर्स शरिया के अगेंस्ट है और प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस के भी अगेंस्ट है. The logical consequence of the termination of lease is that the lessor should take the asset back. लॉजिकल नतीजा क्या होता है टर्मिनेशन ऑफ लीज का कि लेसर अपने एसेट को वापस ले लेगा. इन दिस केस द लेसी शुड बी आस्क्ड टू पे द रेंट एज ड्यू अप टू द डेट ऑफ टर्मिनेशन. ऐसी सिचुएशन में लेसी से कहा जाएगा कि वो रेंट पे करे उस तारीख तक का जिस तारीख को लीज टर्मिनेट हो रही है. If the termination has been effected due to misuse or negligence on the part of the lessee, अगर termination effect हुई है misuse या negligence की वजह से lessee के part पर, he can also be asked to compensate the lessor for the loss caused by such misuse or negligence. तो उसको ये भी कहा जा सकता है कि वो लेसर को कॉम्पनसेट करे उन तमाम अखराजात के बारे में या नुकसानात के बारे में जो उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुए. बट ही कैन नॉट बी आस्क्ड टू पे द रेंट ऑफ द रिमेनिंग पीरियड. लेकिन उसको रिमेनिंग पीरियड का रेंट जो है वो पे करने के लिए नहीं कहा जा सकता. इट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट इन द केस ऑफ अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ रेंटल बाय द लेसी द लेसर कुड टर्मिनेट द लीज. ये भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहा जा सकता है कि अगर पेमेंट में डिफॉल्ट हो जाता है रेंटल के केस में, लेसी अगर नहीं दे पाता, तो द लेसर कुड टर्मिनेट द लीज. तो लेसर लीज को टर्मिनेट कर सकता है. इफ अ लेसी हैज पेड रेंटल फॉर एनी स्टिपुलेटेड पीरियड इन एडवांस, अगर लेसी ने रेंटल एडवांस में पे कर दिए हैं किसी भी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, एंड ही इज ऑब्लाइज्ड टू रिटर्न द एसेट, और अगर वो जिम्मेदार है एसेट को वापस करने का या उसको एसेट को वापस करना है बिकॉज ऑफ एनी कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस, किसी भी हालात की वजह से, द रिमाइंडर ऑफ द एडवांस रेंटल मस्ट बी रिटर्न टू द लेसी. तो जो उसने एडवांस पे कर दिया था उसका जो रिमेनिंग है एक तो इस्तेमाल हो गया, जो बाकी बचेगा प्रीपेड वो उसको वापस करना पड़ेगा. Because the lessee will be considered to have been dissolved for a valid reason. चूंकि लीज को कंसिडर किया जाएगा कि वो एक वैलिड रीजन की वजह से डिसॉल्व हुई. The remainder, if any, will also have to be returned in the case of mutual dissolution. अगर म्यूचुअल डिसोल्यूशन से भी लीज कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व होता है तो जो बकाया रकम होगी जो भी इस्तेमाल नहीं हुई, that would also be returned to the lessee. If, however, the asset is not returned by the lessee, अगर एसेट लेसी से रिटर्न नहीं होता, एनेबलिंग द बैंक टू रीलीज इट, बैंक को एनेबल करता है इसको रिलीज करने के लिए, तो द रिमाइंडर विल नॉट बी रिटर्न, तो रिमाइंडर वापस नहीं होगा. नेक्स्ट इज फेलियर इन पेमेंट ऑफ ड्यू रेंट. रेंटल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लीज कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट बिकम्स ड्यू टेक्स द फॉर्म ऑफ अ डेट पेएबल बाय द लेसी. रेंटल जो है किसी भी लीज कॉन्ट्रैक्ट के केस में जब ये ड्यू हो जाता है तो ये एक डेट पेबल की हैसियत इख्तियार कर लेता है लेसी के लिए. इट विल बी सब्जेक्ट टू ऑल रूल्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ डेट. इसके ऊपर वो तमाम रूल्स अप्लाई होते हैं जो कि लोन के ऊपर अप्लाई होते हैं. देयरफॉर अ चार्ज फ्रॉम द लेसी ऑन द एग्रीड रेंटल वुड बी रिबा. इसलिए रिबा से ऊपर जो भी रेंटल से ऊपर जो भी चीज चार्ज होगी दैट वुड बी कंसिडर्ड एज रिबा, prohibited by the Sharia, जिसकी शरिया ने ममानियत फरमाई है. Unscrupulous lessees could exploit this aspect and cause loss to the lessor by willful default. तो जो of course honorable या
ऑनेस्ट लेसीज नहीं होते, वो इस एस्पेक्ट को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और लॉस कॉज कर सकते हैं लेसर को बाय विलफुल डिफॉल्ट. टू प्रोवाइड अ deterrent, Sharia scholars allow that a donation or any amount of penalty payable to charity, इसके बारे में एक महफूज रास्ता देने के लिए शरिया स्कॉलर्स जो हैं वो अलाउ करते हैं कि एक डोनेशन या कोई ऐसी अमाउंट ऑफ पेनल्टी चैरिटी को दी जाए, कैन बी प्रोवाइडेड एब इनिशियो इन द लीज एग्रीमेंट, वो लीज एग्रीमेंट के अंदर प्रोवाइड की जा सकती है जिसको एज ए चैरिटी कर दिया जाए. द अमाउंट ऑफ डोनेशन कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, तो जो डोनेशन की अमाउंट होगी ये वेरी कर सकती है पीरियड ऑफ डिफॉल्ट के मुताबिक. एंड कैन बी कैलकुलेटेड ऑन अ परसेंटेज पर एनम बेसिस, और इसको सालाना परसेंटेज की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया जा सकता है. एनी अमाउंट चार्ज ओवर एंड अबव द एग्रीड रेंटल मस्ट नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द लेसर एंड हैज टू बी गिवन टू द चैरिटी. कोई भी अमाउंट जो चार्ज की जाती है ओवर एंड अबव ऑफ एग्रीड रेंटल वो लेसर को नहीं मिलेगी, वो चैरिटी में जाएगी. As this late payment penalty cannot become part of the income of the lesser bank, चूंकि जो लेट पेमेंट की फीस है ये उसकी इनकम नहीं बन सकती किसी भी बैंक की. It is advisable that a suitable clause be incorporated in the lease agreement to the effect that in cases of willful default, ये advisable है कि एक suitable clause incorporate की जाए लीज एग्रीमेंट के अंदर कि अगर कोई विलफुल डिफॉल्ट होता है ऐसे केस में द बैंक विल टेक पोजीशन ऑफ द लीज एसेट, बैंक लीज एसेट की पोजीशन ले लेगा और एनफोर्स अ कोलैटरल टू रिकवर इट्स ड्यूज, या फिर कोलैटरल को एनफोर्स करेगा अपने ड्यूज को रिकवर करने के लिए. तो ये तो थे जनरल ज्यूरिस्टिक रूल्स विद रिस्पेक्ट टू इजारा. उम्मीद है आप तमाम लोग मेरे साथ ही हैं और समझ भी आ रहा होगा. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, दैट इज मॉडर्न यूज ऑफ इजारा. इजारा का मॉडर्न यूज क्या है? लीजिंग इन वन फॉर्म और अनदर कंप्राइजेज अ साइजेबल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन द वर्ल्ड टुडे. लीजिंग जो है वो किसी एक तरीके से या दूसरे तरीके से एक बहुत बड़ा हिस्सा है सारी दुनिया के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज का जो दुनिया आज दे रही है. इन इट्स ओरिजिन लीजिंग इज वन ऑफ द नॉर्मल रियल सेक्टर बिजनेस एक्टिविटीज लाइक सेल एंड नॉट अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग. अपने ओरिजिन में लीजिंग जो है वो एक नॉर्मल रियल सेक्टर बिजनेस था या है जस्ट लाइक सेल, लेकिन ये मोड ऑफ फाइनेंसिंग नहीं है. However, for certain reasons and in particular due to some tax concessions it carries, leasing is being used in many countries for the purpose of financing. लेकिन certain reasons की वजह से और जो है वो particularly कुछ टैक्स कंसेशंस की वजह से लीजिंग सारी दुनिया के में मुख्तलिफ ममालिक जो हैं इसको फाइनेंसिंग के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं. And the financial institutions lease many types of assets and equipment to their customers. और financial institutions कई किस्म के equipments और assets को lease करते हैं अपने customers को. In Islamic finance also, leasing is an important instrument with a lot of potential in the business of Islamic financial institutions. Islamic finance में भी leasing एक बहुत important instrument है जिसके अंदर बहुत सी पोटेंशियल मौजूद है कि वो अपने इस्लामिक बिजनेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर सके. नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एसेट बेस्ड नेचर. सिर्फ इसलिए नहीं, इसके सिर्फ फायदों की वजह से नहीं, बल्कि इसकी एसेट बेस्ड नेचर की वजह से ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इस्लामिक फाइनेंस. From the Islamic perspective, leasing operations by banks and financial institutions are governed by the rules prescribed in fiqh for ijara transactions. इस्लामिक पर्सपेक्टिव में लीजिंग ऑपरेशंस जो हैं बैंक्स के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, ये गवर्न होते हैं उन रूल्स के तहत जो फिक ने और इजारा ट्रांजैक्शन ने शरिया के अंदर रहते हुए सजेस्ट किए. टू स्टडी इजारा एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग वी शैल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इनटू मॉडर्न इजारा, परचेजिंग ऑफ द एसेट टू बी लीज्ड. इजारा को एज ए मोड ऑफ फाइनेंस समझने के लिए हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न इजारा को कि का प्रोसेस क्या है एंटर होने का, और एसेट को जिसको लीज करना है उसको खरीदा कैसे जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ तकाफुल जो हम लोग इसकी इंश्योरेंस कराएंगे उसका क्या ट्रीटमेंट है, एंड अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस रूल्स रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ रेंटल, मुख्तलिफ रूल्स जो कि इसके रेंटल डिटर्मिन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं,
कमेंसमेंट एंड पेमेंट ऑफ रेंटल, कब से रेंटल स्टार्ट होगा और उसकी पेमेंट क्या होगी। सम कॉमन मिस्टेक्स, नॉर्मली हम क्या गलतियां करते हैं। कॉमनली रेज्ड ऑब्जेक्शंस एंड देयर आंसर्स, ज्यादातर किस किस्म के ऑब्जेक्शंस रेज होते हैं और इनके जवाबात क्या है। टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द पॉसिबिलिटी एंड मोडस ऑपरेंडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू द लेसी, कॉन्ट्रैक्ट कैसे टर्मिनेट होता है और क्या पॉसिबिलिटी है, क्या मोडस ऑफ ऑपरेंडी है जिसके थ्रू ओनरशिप को ट्रांसफर किया जा सकता है लेसी को। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनको ऑफ कोर्स हम जवाब देने की कोशिश करेंगे मॉडर्न इजारा के अंदर। नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज is in almost all countries of the world, and banking institutions in countries like Germany, Japan, etc. are using leasing as a business mode. Non-bank financial institutions या companies जो हैं दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के अंदर लीजिंग को एक बिजनेस मोड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। The forms of leasing these institutions are using are financial lease, also termed hire purchase. फाइनेंसिंग लीज ऑल्सो रेफर टू एज सिक्योरिटी लीज। जो फॉर्म्स लीजिंग की इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, उसके अंदर फाइनेंशियल लीज शामिल है, आपकी फाइनेंसिंग लीज शामिल है जिसको सिक्योरिटी लीज भी बोलते हैं, एंड ऑपरेटिंग लीज। वी ब्रीफली डिस्क्राइब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ लीजिंग बिलो। तो ये जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ लीजिंग है, लेट्स डिस्कस वन बाय वन देम। वेरी फर्स्ट वन, दैट इज फाइनेंशियल लीज और हायर परचेज। इन मॉडर्न फाइनेंशियल लीजेस the lease period is long enough. Modern financial leases के अंदर lease period बहुत लंबा होता है। Usually the entire useful life of the leased asset. Normally lease asset की पूरी जिंदगी। To enable the lessor to amortize the cost of the asset with a market return on its capital. लेसर को इस काबिल बनाने के लिए कि वो amortize कर सके अपने asset की cost को जो कि market return on capital के ऊपर थी। The banks pay the price of the asset to the supplier. Banks supplier को उसकी कीमत देते हैं either directly or through the lessee. Directly भी दे सकते हैं और lessee के थ्रू भी दे सकते हैं। While fixing the rent, the banks calculate the total cost they have incurred for purchase of those assets. रेंट को फिक्स करने के लिए बैंक सबसे पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं जिसके अंदर परचेज कॉस्ट आ जाती है उस एसेट को परचेज करने के लिए, एंड द स्टिपुलेटेड इंटरेस्ट दे कुड हैव क्लेम्ड ऑन सच एन अमाउंट ड्यूरिंग द लीज पीरियड, और जो स्टिपुलेटेड इंटरेस्ट है जिसको क्लेम किया जा सकता है उनके लीज पीरियड के अंदर। द एग्रीगेट अमाउंट सो कॉल्ड इज डिवाइडेड बाय द टोटल मंथ्स ऑफ द लीज पीरियड। अब जो भी एग्रीगेट अमाउंट आती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल जो उसकी लाइफ जितने महीने के लिए हम लीज कर रहे हैं, एंड द मंथली रेंट इज फिक्स्ड ऑन दैट बेसिस, और इस बेसिस के ऊपर मंथली रेंट फिक्स किया जाता है। द लीज कमेंसेस ऑन द डे ऑन विच द प्राइस इज पेड बाय द लेसर। लीज उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन कीमत पे कर दी जाती है लेसर की तरफ से, irrespective of whether the lessee has made payment to the supplier and taken delivery of the asset or not. इस बात से कतई नजर होकर कि लेसी ने उसकी डिलीवरी ली है या नहीं ली, या लेसी ने पेमेंट करना शुरू की है या कि नहीं की। This means that the lessee's liability for the rent starts even before he takes delivery of the asset. इसका मतलब है कि लेसी की लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है इवन उस तारीख से भी पहले जिस तारीख को डिलीवरी हुई। The risk of ownership is borne by the lessee, that is the client. रिस्क ऑफ ओनरशिप जो है ये बॉर्न करना पड़ता है लेसी को जो कि क्लाइंट है। The lessor recovers the cost and interest thereon and has no further interest in the asset. लेसर कॉस्ट भी रिकवर कर लेता है, उसका इंटरेस्ट भी रिकवर कर लेता है, इसलिए उसका कोई इंटरेस्ट एसेट में नहीं रहता। The lessee purchases the asset at a price specified in advance or at its market value at that time. लेसी एसेट को खरीद लेता है उस प्राइस पर जो पहले से स्पेसिफाई हुई, या उस वक्त की जो मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर लेसी इसको खरीद लेता है। The lease is not cancelable before the expiry of the lease period without the consent of both parties. लीज को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, लीज कैंसिलेबल नहीं होती अपनी एक्सपायरी से पहले या उसके लीज पीरियड से पहले दोनों की कॉन्सेंट के बगैर। However, the lessee is normally allowed to pre-purchase the asset before the lease termination.
लेकिन लेसी को नॉर्मली इजाजत दी जाती है कि वो पहले से एसेट को परचेज कर ले लीज टर्मिनेशन से पहले. इन सच सिचुएशंस द लेसर नॉर्मली चार्जेस एन एक्स्ट्रा अमाउंट. ऐसी सिचुएशंस में लेसर एक एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करता है, से 5% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द बैंक्स फंड्स. लेट्स सपोज 5% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट जो कि बैंक के फंड्स हैं, एज अ फाइन और लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ देयर इनकम स्ट्रीम. एज ए फाइन भी कह सकते हैं, उसके डैमेजेस भी कह सकते हैं इनकम स्ट्रीम के अंदर. द लीज्ड एसेट सर्व्स एज सिक्योरिटी. लीज एसेट जो है वो एक सिक्योरिटी के तौर पे सर्व करता है. एंड इन द केस ऑफ डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द लेसी, अगर लेसी डिफॉल्ट कर जाता है, द लेसर कैन टेक पोजेशन ऑफ द इक्विपमेंट विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर. तो लेसर उसको पोजेशन ले सकता है एसेट की कोर्ट ऑफ ऑर्डर के बगैर. It also helps reduce the lessor's tax liability due to the high depreciation allowances generally allowed by the tax laws in most countries. ये लेसर की जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको भी रिड्यूस करता है ड्यू टू हैविंग द डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इन देयर ओवरऑल अमाउंट, जो कि काफ़ी मुल्कों के अंदर अलाउड है. The lessor can also sell the equipment during the lease period to the effect that the rental payments accrue to the new buyer. लेसर लीज पीरियड के दौरान एसेट को बेच भी सकता है, जिसके नतीजे में जो रेंट है दैट वुड बी पेएबल टू द न्यू बायर. दिस एनेबल्स द लेसर टू गेट कैश व्हेन ही नीड्स लिक्विडिटी. ये लेसर को इस काबिल बनाता है कि वो कैश ले सकता है जब भी उसे लिक्विडिटी की जरूरत हो. नॉर्मली इन सच कॉन्ट्रैक्ट्स compound interest is involved in the case of default or delay in payment of the installments. Normally ऐसे contracts में compound interest involve होता है default के केस में और delay in payment of the installments. As such, the end result of financial lease may turn out to be worse and more exploitative than the outright purchase of the asset by the lessee on credit installments. असल में जो end result है financial lease का वो ज़्यादा बुरा हो सकता है, ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हो सकता है स्ट्रेट परचेज ऑफ द एसेट की निस्बत, जो कि हम लोग क्रेडिट सेल के ऊपर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन अ कन्वेंशनल लीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5 years, अगर कन्वेंशनल लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 5 साल का लीज पीरियड है, द लेसी इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू टू मेक पेमेंट्स इवन इफ ही नो लॉन्गर नीड्स द एसेट. लेसी पेमेंट्स करता रहेगा चाहे उसको उस एसेट की जरूरत है या नहीं है, से आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद. इन द केस ऑफ अ क्रेडिट परचेज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, अगर वो क्रेडिट परचेज करता है इंटरेस्ट की बेसिस पर, ही कुड सेल द एसेट इन द मार्केट टू रीपे हिज लायबिलिटी. तो वो एसेट को मार्केट में बेच सकता है अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए. ही कैन नॉट डू दिस इन फाइनेंस लीज. वो इस फाइनेंशियल लीज के अंदर ये काम नहीं कर सकता. एंड कुड इवन लूज हिज स्टेक इन द एसेट, और इवन एसेट में से अपना स्टेक भी लूज कर सकता है, इवन दो ही हैज पेड अ पार्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द एसेट इन एडिशन टू द रेंटल चार्जेस इन नॉर्मल ऑपरेटिंग लीज. हालांकि वो नॉर्मल ऑपरेटिंग लीज के केस में ज्यादा अमाउंट भी रेंटल से जो है वो पे कर चुका होता है. नेक्स्ट है सिक्योरिटी और फाइनेंसिंग लीज. A security lease in the conventional setup is just a financing transaction. सिक्योरिटी लीज कन्वेंशनल सेटअप के अंदर बिल्कुल एक फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन की तरह है, एंड नथिंग मोर देन अ डिस्गाइज सिक्योरिटी एग्रीमेंट, और एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट से ज्यादा नहीं है फॉर द अमाउंट फाइनेंस टू द लेसी, उस अमाउंट से ज्यादा जो कि लेसी को दी गई. इट इन्वॉल्व्स द इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ ऑल रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड विद द ओनरशिप टू द लेसी. इसमें इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ तमाम रिस्क और रिवॉर्ड्स शामिल हैं जो कि ओनरशिप ऑफ द लीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं. Next is operating lease. In operating lease, the owner of the asset gives possession of the asset to the lessee. Operating lease में owner of the asset जो है वो possession देता है asset की lessee को, retaining its ownership, जिसमें वो ownership को retain रखता है, to have its use in return for rental, इसके इस्तेमाल के लिए जिसके बदले में वो rentals देता है. The lessor takes back the equipment or asset when the lease ends. लेसर इक्विपमेंट को वापस ले लेता है जब लीज एंड होती है. दिस मेथड इज कंसिडर्ड फुली कंपैटिबल विद शरिया प्रोवाइडेड सम अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड. ये मेथड बिल्कुल शरिया कंप्लाइंट है अगर कुछ और कंडीशंस भी फुलफिल हो जाती हैं. ऑपरेटिंग लीज इज
particularly suitable for high cost assets that require large amounts of money in order to possess and have long production times. Operating lease ख़ास तौर पर सूटेबल होती है ऐसी सिचुएशन में जहां पर एसेट्स आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट के एसेट्स जो है वो रिक्वायर होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा अरसे के लिए जो है वो प्रोडक्शन चाहिए होती है. फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट, शिप्स एट्सेट्रा, जैसे हवाई जहाज़ हो गए, शिप्स हो गई, इस तरह की चीज़ें. ऑपरेटिंग लीज इज़ रेयरली यूज बाय बैंक्स. बहुत रेयर केसेस के अंदर ऑपरेटिंग लीज बैंक्स इस्तेमाल करते हैं. Non-bank financial institutions sometimes use this mode of leasing in respect of specialized machinery. ये जो नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाज़ औक़ात ये लीज अप्लाई करते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड मशीनरी के केस के अंदर. They maintain a number of assets to respond to the needs of different customers. वो नंबर ऑफ एसेट्स मेंटेन करते हैं नीड्स ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स को फुलफिल करने के लिए. The assets remain the property of the institution to release them every time the lease period terminates. Assets प्रॉपर्टी रहते हैं इंस्टीट्यूशन की, उसको रिलीज करने के लिए हर दफ़ा जो लीज पीरियड है उसके टर्मिनेट होने तक. एज सच नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव टू बेयर द रिस्क ऑफ obsolescence, रिसेशन और डिमिनिशिंग डिमांड. जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिस्क ऑफ obsolescence भी बेयर करना पड़ता है, रिसेशन भी और डिमिनिशिंग डिमांड को भी. नेक्स्ट इज अप्रेजल ऑफ कन्वेंशनल लीजेस फ्रॉम द शरिया एंगल. जो कन्वेंशनल लीजेस हैं उनके बारे में शरिया क्या कहती है. इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मोस्ट मॉडर्न लीजेस आर: नंबर 1, एट एक्सपायरी ऑफ द हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट ओनरशिप ऑफ द लीज्ड आर्टिकल इज ट्रांसफर टू द लेसी. जब लीज कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है तो ओनरशिप ऑफ लीज आर्टिकल जो है वो लेसी को ट्रांसफर कर दी जाती है, ईदर फ्री ऑफ एनी एडिशनल चार्ज और एट अ नॉमिनल टोकन प्राइस. या तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ एनी चार्ज होती है या फिर एक छोटी सी टोकन प्राइस लेकर ट्रांसफर हो जाती है. पर्टिकुलरली इन हायर परचेज इट इज म्यूचुअली एग्रीड एट द वेरी बिगिनिंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा ऑल्सो इंक्लूड्स sale of the asset and the amounts receivable periodically from the lessee will include both rental and the cost of the asset. खास तौर पे हायर परचेज के अंदर ये म्यूचुअली एग्री किया जाता है बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लीज के अंदर कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा है उसमें ये बात लिखी जाएगी कि जो सेल ऑफ एसेट है एंड अमाउंट्स रिसीव्ड पीरियोडिकली जो हमें पीरियड वाइज मिलती हैं उसके अंदर रेंटल और कॉस्ट ऑफ द एसेट शामिल होता है. इन फाइनेंस लीज the amount periodically paid by the lessee is the rental. फाइनेंस लीज के अंदर जो पीरियड वाइज कॉस्ट लेसी पे करता है that is rental. However, the parties may or may not agree in the lease agreement. लेकिन पार्टीज लीज एग्रीमेंट में एग्री हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती. That at the termination of the lease, the lessee will get ownership of the asset. कि जब लीज टर्मिनेट होगी तो लेसी उसका ओनर बन जाएगा. We shall discuss this aspect in detail in the next section. अगले सेक्शन में इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. Number 2, the lessor starts charging rental as soon as he gives funds to the supplier of the asset. Lessor rental चार्ज करना शुरू कर देता है जैसे ही वो इसके सप्लायर को पैसे दे देता है. As such, he leases an asset before buying it and taking its possession. असल में वो एसेट को लीज करता है इसको खरीदे बगैर और उसकी पोजीशन लिए बगैर एंड गेट्स रिवॉर्ड विदाउट बेयरिंग इट्स ओनरशिप. और इसका रिवॉर्ड लेना शुरू कर देता है इसको ओन किए बगैर. एज पर शरिया प्रिंसिपल्स रेंट हैज टू बी चार्ज फ्रॉम द डेट व्हेन द लेसी इज इन अ पोजीशन टू टेक बेनिफिट फ्रॉम द लीज्ड एसेट्स. शरिया प्रिंसिपल्स के मुताबिक रेंट उस वक्त चार्ज होना शुरू होना चाहिए उस तारीख से जब लेसी इस पोजीशन में है कि वो बेनिफिट उससे ले सकता है अपने लीज एसेट से या उसको इस्तेमाल कर सकता है. That is, after he has taken delivery of the asset. Delivery of the asset लेने के बाद, and not from the day funds are released to the lessee, or the price has been paid to the supplier. ना कि उस दिन से जब इसने फंड्स दे दिए या प्राइस जो है वो सप्लायर को पे ऑफ कर दी गई. एक्चुअली शरिया क्या कहती है कि जब उसको डिलीवरी मिल गई और वो इसको इस्तेमाल करा तब से उसका जो है वो लीज पीरियड स्टार्ट होना चाहिए. Then the lessor shifts all the risks to the lessee. Lessor तमाम risks lessee को shift कर देता है. Particularly when the residual value of the asset is also fixed in advance in the lease contract. खास तौर पे जब residual value जो है किसी asset की वो fix कर दी जाती है in advance lease contract के अंदर.
रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? जब हम एसेट अपना पूरा इस्तेमाल कर चुके, उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो जीरो हो गई, बुक वैल्यू जीरो हो गई, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है, तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर वो मार्केट में फिर भी किसी अमाउंट के ऊपर बिक जाता है, या जो उसकी 3 डब्बे की वैल्यू होती है उसको हम लोग बची हुई वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू बोलते हैं। इसको फाइनेंस के अंदर स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द शरिया प्रिंसिपल्स, all expenses incurred to rectify defects which prevent the use of the equipment by the lessee are the lessor's responsibility. शरिया प्रिंसिपल के मुताबिक तमाम खर्चे जो कि डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको ठीक करने के लिए किसी भी इक्विपमेंट के लेसी की तरफ से, वो लेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। While the lessee is responsible for the day-to-day maintenance and running expenses, जबकि लेसी की जिम्मेदारी है डे टू डे एक्सपेंसेस की, जो उसे इस्तेमाल करने के लिए करता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेंशनल एंड इस्लामिक लीजेस। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉन्वेंशनल और इस्लामिक लीजेस में। इन कॉन्वेंशनल ऑपरेटिंग लीजेस ऑल्सो ऑल रिस्क्स एंड एक्सपेंसेस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेसी। कॉन्वेंशनल ऑपरेटिंग लीजेस के अंदर तमाम रिस्क और एक्सपेंसेस जो हैं वो लेसी की जिम्मेदारी होते हैं। बट इन इस्लामिक ऑपरेटिंग लीज द लेसर मस्ट बियर द अपकीप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन इस्लामिक लीज के अंदर लेसर को तमाम जो अपकीप रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बेयर करनी पड़ती हैं, एंड बेयर ऑल द रिस्क, तमाम रिस्क भी, एंड कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, और जो ओनरशिप की कॉस्ट हैं वो भी। फर्दर द ऑपरेटिंग लीज इज नॉट फॉर द एंटायर यूजफुल लाइफ ऑफ द लीज एसेट। इसके अलावा ऑपरेटिंग लीज जो है वो पूरी लीज एसेट की लाइफ के लिए नहीं होती, बट रादर फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, बल्कि ये एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होती है, एंड एंड्स एट द एंड ऑफ द एग्रीड पीरियड, और खत्म हो जाती है एग्रीड पीरियड के एंड के ऊपर, अनलेस रिन्यूड बाय द म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ बोथ एंड लेसर एंड द लेसी, जब तक कि ये दोनों पार्टीज मिलकर या उसके ऊपर कॉन्सेंट देकर इसको रिन्यू नहीं कर लेती। उम्मीद है आप तमाम लोगों को समझ आ रहा है। नेक्स्ट इज कंबाइनिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स, दो कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन करना। इजारा एंड सेल आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद डिफरेंट गवर्निंग रूल्स। इजारा और सेल दो मुख्तलिफ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और दोनों पे मुख्तलिफ गवर्निंग रूल्स अप्लाई होते हैं। पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ द प्रिंसिपल that while in sale contracts ownership is transferred to the buyer instantly even if it is a credit sale। खास तौर पर अगर हम ये देखें, इस असूल को देखें कि सेल के केस के अंदर ओनरशिप इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाती है जैसे ही सेल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई, चाहे वो क्रेडिट सेल ही क्यों नहीं है। इन इजारा ओनरशिप रिमेन्स विद द लेसर, इजारा के अंदर मलकियत वो लेसर के पास ही रहती है। Transfer of the ownership in the lease property cannot be made by executing a sale contract that will become effective on a future date। ये जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है लीज पीरियड के अंदर, ये नहीं की जा सकती एक सेल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो कि इफेक्टिव है किसी भी फ्यूचर डेट के बाद। इन मोस्ट कमर्शियल लीजेस द लेसी पेज इन एडिशन टू द रेंटल। कमर्शियल लीजेस के अंदर लेसी पे करता है रेंटल के अलावा a sum which goes towards buying the lease property, वो अमाउंट जो लीज प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए इस्तेमाल होगी। If the lessee is given credit for his payments by becoming, अगर लेसी क्रेडिट देता है अपनी पेमेंट को in ever increasing degree, the owner of the property होने के तहत the proportion of his payments that goes to the rent should also continually reduce, and justice would require that upon making full payment along with rental the ownership title should transfer to him। अगर वो रेंटल देता जा रहा है तो ऑफ कोर्स आखिर में इस चीज को कंसिडर करना चाहिए कि कितनी और अमाउंट देकर वो उसका टोटल ओनर बन जाएगा और उसको ट्रांसफर हो जाना चाहिए। बट द क्वेश्चन इज हाउ कैन द लीज एग्रीमेंट बी स्ट्रक्चर्ड टू मेक इट शरिया कंप्लायंट। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसका स्ट्रक्चर बनाया जाए लीज का कि वो शरिया कंप्लायंट हो जाए, एंड ऑल्सो जस्टिफाइबल फॉर द लेसी, और लेसी के लिए भी जस्टिफाइबल हो, हु हैज पेड द फुल कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड द रेंटल, जो कि ऑलरेडी फुल कॉस्ट ऑफ एसेट पे कर चुका है और उसके रेंटल्स भी। कंटेम्प्रेरी शरिया स्कॉलर्स रिकमेंड दैट अ लीज एग्रीमेंट शुड नॉट कंटेन अ प्री कंडीशन ऑफ सेल और गिफ्ट आफ्टर द लीज पीरियड। शरिया स्कॉलर्स जो दौरे हाजिर के शरिया स्कॉलर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि लीज एग्रीमेंट के अंदर पहले से ये बात मेंशन नहीं होनी चाहिए कि इसको सेल कर दिया जाएगा या इसको गिफ्ट कर दिया जाएगा लीज पीरियड के इख्तिताम पर।
However, the lessor may enter into a separate unilateral promise to sell the lease asset at a termination of the lease. जबकि लेसर एक अलग से यूनिलेटरल प्रॉमिस कर सकता है कि वो लीज एसेट को बेच देगा लीज की टर्मिनेशन के ऊपर. द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू देम इज दैट अ यूनिलेटरल प्रॉमिस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एट अ फ्यूचर डेट इज अलाउड. तो असूल क्या बना उनके मुताबिक कि यूनिलेटरल प्रॉमिस जो है एक कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर डेट के ऊपर इज अलाउएबल, whereby the promisor say the bank is bound to fulfill the promise. जबकि जो आपका promisor है जिसको बैंक बोलते हैं वो bound है अपने promise को fulfill करने के लिए. But the promisee is not bound to enter into an actual purchase contract. लेकिन promisee जो है वो bound नहीं है किसी actual purchase contract में enter होने के लिए. This means that the lessee would have an option to purchase which he may or may not exercise. इसका मतलब है कि लेसी के पास ऑप्शन है कि वो परचेज कर सकता है जिसको वो एक्सरसाइज करे या एक्सरसाइज ना करे. However, if he wants to exercise his option, जबकि अगर वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहता है to purchase, the promisor cannot refuse it because he is bound by his promise. तो promisor जो है वो इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता सिर्फ इसलिए कि वो बाउंड है इस प्रॉमिस का. This is to avoid a bilateral promise by the two parties. ये bilateral promise को avoid करने के लिए दोनों parties की तरफ से, which is prohibited in Sharia, जो कि शरिया में ममानियत है, because it becomes a contract, चूंकि contract बन जाता है. Similarly, scholars suggest that instead of sale, इसी तरीके से scholars मशवरा देते हैं कि sale की बजाय the lessor signs a separate promise to give the asset to the lessee. कि लेसर एक अलग से प्रॉमिस साइन करे एसेट को गिफ्ट करने के लिए लेसी को एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड के इख्तिताम पर. दिस इज बिकॉज नॉर्मली द बैंक एज लेसर रिकवर्स द होल कॉस्ट इनकर्ड ऑन द एसेट. ये इसलिए है कि नॉर्मली बैंक को लेसर होने के नाते रिकवर करना पड़ता है पूरी कॉस्ट को जो कि एसेट के ऊपर इनकर हुई, एंड ऑल्सो अ रिटर्न देयर ऑन एज इट्स प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम द लेसी, और उसका रिटर्न भी अपने प्रॉफिट मार्जिन के तौर पर लेसी से. एज सच इट सीम्स टू बी द लेसीज राइट एंड ही गेट्स ओनरशिप ऑफ द एसेट. असल में ये राइट लेसी का है और वो उस एसेट की ओनरशिप भी ले लेता है. एंड द बेस्ट वे टू ट्रांसफर ओनरशिप इज टू गिव हिम द एसेट एज अ गिफ्ट. और जो बेस्ट तरीकाकार है ओनरशिप को ट्रांसफर करने का वो ये है कि उसको एज ए गिफ्ट ट्रांसफर कर दिया जाए लीज पीरियड के इख्तिताम के ऊपर. There may be an objection that ijara mantahiyya bi tamlik also comprises two contracts in one bargain. ये भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है कि इजारा मुंतहिया बी तमलीक जो है ये भी दो कॉन्ट्रैक्ट से कंप्राइज होता है एक बारगेन के अंदर, एंड एज सच इट इज नॉट शरिया कंप्लायंट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ टू बारगेन्स इन वन. और असल में ये शरिया कंप्लायंट बेसिस के मुताबिक नहीं है चूंकि इस ममानियत है दो बारगेन्स की एक के अंदर होना. दिस परसेप्शन इज सेट असाइड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. इस परसेप्शन को साइड पे कर दिया जाता है इन ग्राउंड्स की बेसिस पर. नंबर वन, मेनली द ट्रांजेक्शन इज वन वेयर बाय द लेसर लीजेस द एसेट. मेनली जो ट्रांजेक्शन है वो एक ही है जहां पर लेसर लीज करता है एसेट को एंड फिक्सेस द रेंटल इन सच अ वे दैट ड्यूरिंग द लीज पीरियड हिज कॉस्ट एंड द रेंट आर रिसीव्ड. और रेंटल इस तरह फिक्स करता है कि रेंट लीज पीरियड के दौरान लेसर जो है वो कॉस्ट और रेंट दोनों रिसीव करता है. बोथ पार्टीज एग्री ऑन दिस नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन. दोनों पार्टीज इस नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर एग्री करती हैं. इट कंसिस्ट ऑफ एन इजारा कॉन्ट्रैक्ट which immediately goes into effect and a unilateral promise that may or may not become effective in a later stage or at the end of the lease period. ये एक इजारा कॉन्ट्रैक्ट पर मुश्तमिल होता है जो कि फौरन इन इफेक्ट हो जाता है, एंड अ यूनिलेटरल प्रॉमिस और एक बंदे की तरफ से प्रॉमिस जो कि इफेक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी एक लेटर स्टेज के ऊपर और लीज पीरियड के एंड पर. The second part is only a unilateral promise. जो दूसरा हिस्सा है वो सिर्फ यूनिलेटरल प्रॉमिस है कि एक बंदा भी एक्सरसाइज कर सकता है एंड इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रोमिसी. ये प्रोमिसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है. एज सच इट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन अंटिल एक्चुअली एंटर्ड इनटू द पार्टीज. असल में ये एक ट्रांजेक्शन नहीं है जब तक दोनों पार्टीज इसके अंदर एंटर नहीं हो जाती. नेक्स्ट इज
This arrangement does not involve any injustice to any of the parties. ये arrangement किसी भी injustice को involve नहीं करती किसी भी पार्टी के ऊपर. रिबा और any element leading to dispute among the parties. रिबा या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि dispute create करे parties के दरमियान. It is rather justifiable in that the lessee who has paid the cost along with the rental is able to get ownership title of the asset at the end of the lease period. जबकि ये तो इसको जस्टिफाई करता है लेसी के केस में कि जिसने कॉस्ट को पे किया है रेंटल की फॉर्म के अंदर, रेंटल के साथ, ये ओनरशिप का टाइटल इसको मिलना चाहिए जब लीज पीरियड कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वो कॉस्ट के साथ साथ रेंटल भी पे कर रहा है या रेंटल के साथ साथ वो कॉस्ट भी पे कर रहा है. फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव, a sale executed at the end of the lease period is not in contravention of any basic principle of the Sharia. इस पर्सपेक्टिव से जो सेल एग्जीक्यूट होती है लीज पीरियड के एंड के ऊपर, वो कहीं से भी शरिया कंप्लायंट प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि उसका रेंटल ही ऐसे डिसाइड हुआ कि वो साथ साथ उसका किराया भी पे कर रहा है और उसकी कॉस्ट भी पे कर रहा है. जैसे ही वो एंड होती है, लीज पीरियड एंड होता है, तो ऑलरेडी उसकी पेमेंट कर चुका होता है. तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो वो कहीं से भी शरिया कंप्लायंस के अगेंस्ट नहीं होगी. नेक्स्ट इज तकाफुल और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस. इट इज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट द लीजिंग एंटिटीज शुड इंश्योर द लीज्ड एसेट्स. ये एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कई ममालिक के अंदर दुनिया के कि जो लीजिंग एंटिटीज हैं उनको अपने लीज एसेट्स को इंश्योर करना चाहिए. Islamic banks should use takaful that has been approved by the Sharia scholars as an alternative to insurance. Islamic banks को तकाफुल इस्तेमाल करना चाहिए जिसको शरिया स्कॉलर्स ने इजाज़त दी है एक अल्टरनेटिव के तौर पर इंश्योरेंस के. And should avoid conventional insurance due to the involvement of riba and गरर. और अवॉइड करना चाहिए कन्वेंशनल इंश्योरेंस को जिसमें रिबा और गरर की कहीं ना कहीं पर इन्वॉल्वमेंट होती है. रिबा ऑफ कोर्स आपको पता है कोई भी एडिशनल अमाउंट, और गरर अनसर्टेनिटी. However, a larger number of Islamic banks are using insurance due to the non-availability of takaful-based policies. जबकि एक large number of Islamic banks जो हैं वो इंश्योरेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं तकाफुल-based policies की मौजूदगी ना होने की वजह से. Sharia scholars have allowed this only for the transitional period. शरिया स्कॉलर्स ने इसकी इजाज़त दी है सिर्फ एक उस वक्त तक जब तक वहाँ पर शरिया कंप्लाइंट तकाफुल लॉन्च नहीं हो जाता. तो क्या बात समझ आई कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कुछ ममालिक के अंदर कि कोई भी लीज एसेट जो है वो लेसर उसको पहले इंश्योर कराएगा और ये इंश्योरेंस जो है वो तकाफुल बेस्ड होगी जहाँ पर ये अवेलेबल है. अभी आजकल जहाँ पर तकाफुल अवेलेबल नहीं है वहाँ पर शरिया स्कॉलर्स अलाउ करते हैं कि कॉन्वेंशनल लीज भी ले सकते, कॉन्वेंशनल इंश्योरेंस आप भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक आप एक ट्रांजिशनल मोड में हैं. There is criticism by many scholars of a practice whereby the Islamic banks make the lessee the actual payer of the takaful contribution or premium by passing on the premium cost as part of the lease installments to be paid by the lessee. एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कई स्कॉलर्स की तरफ से जो कि प्रैक्टिस इस्लामिक बैंक्स फॉलो कर रहे हैं जहां पर लेसी पे करता है, लेसी इज द एक्चुअल पेयर फॉर द तकाफुल कंट्रीब्यूशन, और जो प्रीमियम है वो प्रीमियम कॉस्ट के तौर पर वो लोग अपने इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे करते हैं. This criticism is based on the understanding that the lessor has an insurable interest in the subject matter. ये क्रिटिसिज्म इस बेस पर है कि जो लेसर है वो एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट लिए हुए होता है अपने मैटर सब्जेक्ट मैटर की बेसिस पर, एंड ही और इट शुड पे द इंश्योरेंस प्रीमियम, और इसको प्रीमियम पे करना चाहिए एंड नॉट द लेसी. चूंकि असल में जो उसकी अमाउंट है, जो कॉम्पनसेशन है, वो ऑफकोर्स लेसर को मिलती है, लेसी को नहीं. It is correct that as owner of the asset, the bank should be the insurer. ये भी सही है कि ओनर होने के नाते बैंक को इंश्योरर होना चाहिए एंड द बेनिफिशियरी ऑफ द तकाफुल पॉलिसी, और तकाफुल पॉलिसी का बेनिफिशियरी भी. Islamic banks normally include the takaful expenses in the acquisition cost of the asset for determining the rental. Islamic banks normally तकाफुल expenses को शामिल करते हैं कॉस्ट को एक्वायर करने के लिए, अपने एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, रेंटल को जब वो देख रहे होंगे. शरिया स्कॉलर्स अलाउ दिस ऑन द ग्राउंड्स दैट रेंटल इन लीजेस इज सब्जेक्ट टू म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द टू पार्टीज. शरिया स्कॉलर्स इसकी इजाज़त देते हैं इन ग्राउंड्स की बेसिस पर
कि जो रेंटल्स हैं लीजेस के केस के अंदर ये म्यूचुअल कॉन्सेंट पर बेस कर रहे होते हैं दोनों पार्टीज के. एंड इफ द लेसी एग्रीज टू द अमाउंट ऑफ रेंटल, और अगर लेसी एग्री कर जाता है अमाउंट ऑफ रेंटल के ऊपर, द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेबल फ्रॉम द शरिया एंगल. तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाता है शरिया एंगल से. एज रिगार्ड्स द इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इट राइटली बिलोंग्स टू द बैंक एज लेसर. जहां तक इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात है तो ये डायरेक्टली बिलोंग करता है बैंक के साथ एज ए लेसर. बट इफ द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बिकम्स इम्पॉसिबल विदाउट एनी कॉज एट्रीब्यूटेबल टू द लेसी, अगर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जो है ये इम्पॉसिबल हो जाती है किसी भी एट्रीब्यूटेबल लॉस ऑफ लेसी के केस में, तो द लेसी मस्ट be protected from the loss by paying to him the difference between the rent received from him as per the lease agreement and the market rental of such assets. तो लेसी को अपनी हिफाजत करनी चाहिए उस लॉस से by paying to him the difference पे करने से, जो कि रेंट रिसीव्ड और जो लीज एग्रीमेंट के तहत मार्केट रेंटल है उस एसेट का, उसको पे ऑफ करने से. Some Islamic banks are not abiding by this rule. कुछ इस्लामिक बैंक्स इस रूल को फॉलो नहीं करते. इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, ये इस्लामिक फाइनेंस के स्पिरिट के अगेंस्ट है. एंड द शरिया एडवाइजर्स शुड लुक इनटू द मैटर. ऑफ कोर्स शरिया एडवाइजर्स को इस मैटर के बारे में बात करनी चाहिए. द इशू ऑफ प्राइमरी फोकस इन दिस रिगार्ड इज डिटर्मिनिंग द इफेक्ट्स ऑफ लॉस और डैमेज टू द एसेट. जो प्राइमरी फोकस का इशू है वो ये है कि जो लॉस या डैमेजेस उस एसेट को अकर होते हैं उनको कैसे डिटरमिन किया जाए. इट इज यूजुअली स्टिपुलेटेड इन द एग्रीमेंट दैट द लेसी विल बी प्रोवाइडेड विद द कॉपी ऑफ द पॉलिसी. ये नॉर्मली कहा जाता है एग्रीमेंट के अंदर ही कि लेसी को एक कॉपी ऑफ पॉलिसी दी जाएगी एंड ही विल ऑब्जर्व द कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी, और वो कंडीशंस ऑफ पॉलिसी को ऑब्जर्व करेगा. देयरफॉर इफ द एसेट इज डिस्ट्रॉयड, इसलिए अगर एसेट तबाह हो जाता है and there is lack of observance of the conditions of the तकाफुल, और अगर तकाफुल की observance जो है उसमें कमी है, that has barred the lesser from recovery, जो कि रोक देता है लेसर को रिकवरी से, the lessee is held liable, तो लेसी को जिम्मेदार करार दिया जाएगा. In the absence of any fault or negligence on the part of the lessee, अगर कोई fault या negligence लेसी के पार्ट पर नहीं है, the lesser bears all responsibility for damage to or loss of the leased asset. तो lesser तमाम जिम्मेदारी कबूल करेगा और वो पे करेगा जो भी डैमेज या लॉस उस लीज एसेट को होता है. If however the claim paid by the takaful company is less than the loss incurred by the Islamic bank, और अगर वो जो क्लेम तकाफुल कंपनी पे कर रही है वो कम है जो कि इस्लामिक बैंक को लॉस हुआ एक्चुअल में, तो द रिमाइंडर ऑफ द लॉस कैन नॉट बी चार्ज टू द लेसी, तो जो बकाया लॉस है वो लेसी को चार्ज नहीं किया जा सकता. एंड द बैंक इटसेल्फ शुड बियर द लॉस, और बैंक को खुद से वो लॉस बियर करना चाहिए. तो क्या बात हुई कि जो प्रीमियम एक्चुअली पे हो रहा है उस प्रीमियम की मल्टीपल जो है वो डायमेंशंस हैं कि लेसर पे करेगा या लेसी पे करेगा. और ऑफ कोर्स जब हम प्रीमियम पे कर रहे हैं और उसका बेनिफिशियरी जो है वो अगर लेसर है, तो अब ऐसी केस के अंदर अगर कोई लॉस इनकर हो जाता है तो वो लॉस की पेमेंट जो है, अगर कोई ऐसे रूल्स थे जो कि तकाफुल जो है वो उसको कॉम्पनसेट नहीं करता, तो वो स्ट्रेट लेसी से नहीं लिया जा सकता. उसके अंदर ये देखेंगे कि क्या वो लेसी के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ. अगर तो लेसी की नेग्लिजेंस की वजह से है तो फिर तो लॉस ऑफ कोर्स वो कॉम्पनसेट करेगा लेसी. अगर उसमें उसकी नेग्लिजेंस शामिल नहीं है तो लेसर उसका लॉस पे करेगा. इवन यहाँ तक भी कंडीशन है कि अगर जो तकाफुल आपको कॉम्पनसेट कर रहा है, लेट्स सपोज तकाफुल आपको 1 लाख रुपया कॉम्पनसेट कर रहा है और आपका लॉस 1,50,000 रुपए का है, तो जो 50,000 रुपए का डिफरेंस है वो लेसी पे नहीं करेगा. वो ऑफ कोर्स लेसर, अगर वो लेसी की नेग्लिजेंस के बगैर हुआ था तो ऑफ कोर्स लेसर उसको बॉर्न करेगा, क्योंकि लेसर इज द ओनर ऑफ द एसेट एज वेल. तो ये था मॉडर्न यूज ऑफ इजारा. तो हम लोग बात कर रहे थे कि मॉडर्न यूज ऑफ इजारा के अंदर जो तकाफुल की कंडीशंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि अगर तकाफुल
कंपनी उस केस के अंदर अगर कोई लॉस हो जाता है और वो कंपनी पे ऑफ कर देती है सारा का सारा, फिर तो ठीक है। अगर कंपनी पे ऑफ नहीं करती तो फिर लायबिलिटी किसके ऊपर है, और अगर कंपनी थोड़ा बहुत पे ऑफ करती है तो फिर लायबिलिटी किसके ऊपर है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ। अगर तो लेसी की नेग्लिजेंस की वजह से लॉस हो रहा है तो फिर ऑफकोर्स लेसी उसको पे ऑफ करेगा, और अगर लेसी की नेग्लिजेंस की वजह से ये नहीं हो रहा तो फिर लेसी उसको पे ऑफ नहीं करेगा, लेसर खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करेगा। तो यहाँ तक ही रखते हैं आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। बिफोर कंक्लूडिंग द लेक्चर थोड़ी सी इसकी समरी के ऊपर बात कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। तो समरी ऑफ टुडेज लेक्चर में हम लोगों ने बात शुरू की थी कुछ जनरल ज्यूरिस्टिक रूल्स ऑफ इजारा के ऊपर, जो कि 3 रूल्स हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, और आज हम लोगों ने फर्दर रूल्स डिस्कस किए जिसके अंदर सिक्योरिटी और गारंटी इन इजारा के हवाले से हम लोगों ने डिस्कशन की। फिर लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन सी पार्टी की क्या लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम लोग नेग्लिजेंस ही देख रहे होते हैं। अगर लेसी की नेग्लिजेंस है तो लायबिलिटी उसकी है किसी भी लॉस की, और अगर उसकी नहीं है तो फिर लेसर की है। फिर टर्मिनेशन या अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लीकेशंस के हवाले से हमने बात की कि क्या इस इजारा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या डिफरेंट कंडीशंस होंगी। फिर हम लोगों ने बात की कि फेलियर इन पेमेंट ऑफ ड्यू रेंट, अगर लेसी जो ड्यू रेंट है उसको वक्त पे ऑफ नहीं कर सकता तो उस सिचुएशन में क्या है, क्या आपको एडिशनल अमाउंट चार्ज करेंगे। अगर एडिशनल अमाउंट चार्ज करेंगे तो वो किसको जाएगी, क्या वो चैरिटी में जाएगी या वो लेसर को जाएगी। तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो कि शरिया कुछ रूल्स देती है, उन रूल्स को हम लोग टारगेट करके उसके ऊपर डिसीजन करते हैं। फिर हम लोगों ने आफ्टर कंप्लीटिंग जनरल ज्यूरिस्टिक रूल्स ऑफ इजारा हम लोगों ने बात शुरू की मॉडर्न यूज ऑफ इजारा के ऊपर कि इजारा का मॉडर्न यूज़ क्या है। इसमें हम लोगों ने मल्टीपल चीज़ों को 1 बाय 1 डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने फाइनेंशियल लीज और हायर परचेज को डिस्कस किया, जो कि कॉन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है, उसमें फाइनेंशियल लीज क्या है। फिर हम लोगों ने सिक्योरिटी और फाइनेंसिंग लीज के ऊपर बात की और इसको बड़ी डिटेल में एग्जाम्पलीफाई भी किया कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन सी लीजेज हैं जो कि आपकी सिक्योरिटी या फाइनेंसिंग लीज के अंदर आती हैं। फिर हम लोगों ने ऑपरेटिंग लीज के अंदर बात की, ऑपरेटिंग लीज का कॉन्वेंशनल कॉन्सेप्ट क्या है और शरिया कंप्लायंट कॉन्सेप्ट क्या है। फिर हमने अप्रेजल ऑफ कन्वेंशनल लीज फ्रॉम द शरिया एंगल, जो आपकी फाइनेंशियल या कन्वेंशनल लीजेस हैं उनको हमने अप्रेज किया शरिया एंगल से कि शरिया इनके बारे में क्या कहती है और किस किस के बारे में कौन कौन से शरिया एप्लीकेबल रूल्स हैं और कौन कौन से नहीं हैं। फिर हम लोगों ने कंबाइनिंग 2 कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बात की कि इजारा और सेल को एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा होता है जब हम एंड के ऊपर उसको सेल करने की बात करते हैं। तो उससे रेलिवेंट जो जो शरिया के डिफरेंट रूल्स हैं उनको हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने तकाफुल या इंश्योरेंस एक्सपेंसेस के ऊपर बात की कि मॉडर्न यूज़ ऑफ इजारा के अंदर तकाफुल या इंश्योरेंस का क्या तरीक़ाकार है, और इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम्स, इन पेमेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉस के केस में होगी। तो वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ द थिंग्स इन वेरी मच डिटेल। उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आया होगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा और आज के लेक्चर को आप लोगों ने समझा भी होगा। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगा कि ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।